Hello guys, welcome back with another video on the chapter the 5-year plan in India। हमारे जो भी क्लास टॉपिक उन्होंने पढ़ा था उस टॉपिक्स में उन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होते हैं, गोल्स पढ़ लिए थे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग करते हैं या जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने अभी तक करी है इतने सालों में, क्योंकि भाई हम लोग 1951 से कर रहे हैं। 1951 में फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि पहली जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी वो हुई थी 1951 में, और लास्ट जो अभी हमारी रिसेंट जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है वो हुई है 2017 में। फर्स्ट हुई थी 1951 में और अभी जो 12th हुई है वो हुई है 2017 में। अभी तक हम लोगों के 12 इकोनॉमिक जो 5-year प्लान है वो बन चुके हैं, यानी कि 12th 5-year प्लान जो है वो रिसेंट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 12th 5-year प्लान जो है जिस पर हम लोग रिसेंटली वर्क कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 11 सक्सेसफुली अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात ये करेंगे, अभी हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके फीचर्स क्या होते हैं। जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग इतने सालों में करी है, जो हमने 12 इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं, उसके अचीवमेंट यानी हमें सक्सेसफुल कितने रहे और उसमें क्या क्या फेलियर अभी भी हमारे लिए रहे, मतलब कितना हम अचीव कर पाए हैं और कितना अभी भी अचीव करने के लिए हमारे पास बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फीचर्स के ऊपर कि हमारे फीचर्स क्या क्या हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमारी हम लोगों ने क्या किया था, 1951 में इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी थी और 1951 के बाद 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने पहले तो हमारी 1951 में हम लोग की इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, फिर 1956 में हमने इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया जिसमें हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज पे ग्रोथ करने के बारे में सोची, और 1991 में हमने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप की। क्या क्या चीजें थी? तीन बातें, 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहली इकोनॉमिक प्लानिंग 1951, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि आईपीआर 1956, एंड लास्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे फीचर आता है वो क्या है मेरा, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो हमारी हमने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी के अंदर हमने ये बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमिक सेक्टर है, वो इकोनॉमी हमारा पूरा डिपेंड करता है हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस। तो हैवी डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, यानी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी चल रही है उस इकोनॉमी पे उस टाइम पे, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1990s के आसपास 50 to 90s के बीच की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे हमारा जो पूरा डिपेंडेंस था वो किस पे था, हमारी पब्लिक सेक्टर पे था। अब ऐसा था क्योंकि उस टाइम पे हमारी पूरी इकोनॉमी में 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी और 12 प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, यानी कि हमारी टोटल इकोनॉमी में 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के हाथ में थी और 12 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो हम प्राइवेट के हाथ में थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 12 प्राइवेट की और 17 पब्लिक की है। पब्लिक ज्यादा हुई और पब्लिक सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो लोगों को और ज्यादा पब्लिक इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। तो इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट थी वो उस टाइम पे अपनी ही इंडस्ट्री पे यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पे ज्यादा डिपेंड थी, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रीज थी वो हमें ग्रोथ भी दे रही थी, भले स्लो ग्रोथ थी बट ग्रोथ दे रही थी, सोशल वेलफेयर कर रही थी और हमारी जीडीपी में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही थी। तो पहला फीचर हमारा यहाँ पे क्या है, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, जिसमें 17 पब्लिक की थी और 12 प्राइवेट थी। बट जैसे जैसे ये 12 इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, लोगों के मन में ये आ रहा था कि भाई प्रॉफिट तो है, सोशल वेलफेयर से अच्छा प्रॉफिट की तरफ जाओ, अपना फायदा होगा। तो इससे बचने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि जो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत डेवलप करने की सोच रहा है या जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप करना चाह रहा है उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, यानी कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है ये बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी कैपिटल ग्रो करेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा जीडीपी होगा, तो ग्रो तो करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक नॉर्मल वे में या एक कंडीशनल वे में। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, यानी कि इन्होंने इंडियन डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंदर में ये डिसाइड किया, न्यू इंडस्ट्री would not be established without a license,
यानी कि इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि बिना लाइसेंस के इंडस्ट्री खोलने दे रहे थे कि भैया लाइसेंस नहीं है कोई बात नहीं इंडस्ट्री खोल लो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि भैया देखो अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो फिर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंडर में अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो फिर आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। बिना लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये पहली दिक्कत उनको पहले वाला उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। दूसरा अब उन्होंने देखा कि लोग जो है वो लाइसेंस लेने को रेडी हो गए, कह रहे ठीक है हम लाइसेंस से इंडस्ट्री लगा लेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइसेंस से लगवानी है आप लाइसेंस दीजिए हम लाइसेंस ले लेंगे। तो अब भी दिक्कत होने लगी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम क्या था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। यानी कि पहला उन्होंने 1948 में बनाया था और दूसरा एक्ट उन्होंने बनाया वो 1969 में बनाया। 1948 में कौन सा एक्ट बना था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी इंडस्ट्री को कैसे डेवलप या रेगुलेट कर सकते हैं। और 1969 में मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1969 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया देखो जो भी इंडस्ट्री मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्री ये सोच रही है कि भैया मोनोपोली क्रिएट करके अपनी मर्जी से प्राइसेस बेचेंगे, तो अगर कोई भी इंडस्ट्री मोनोपोली ट्रेड कर रही है या करने की सोच रही है तो उसके इंडस्ट्रियल लाइसेंस कैंसिल कर दी गई। तो उससे क्या हुआ, इट प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। इस 1969 एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई भी इंडस्ट्री मोनोपोली क्रिएट करने की सोचेगी या कोई भी इंडस्ट्री मोनोपोली क्रिएट करना चाहेगी तो उस केस में हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास हैं जिससे वो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने की सोच रहा था एक इलीगल वे में, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने दो एक्ट बनाए। पहला एक्ट था मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 और दूसरा था मेरा मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में इन्होंने लाइसेंस कंपलसरी कर दिया था और मोनोपोली एक्ट के अंडर में इन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे जिसकी वजह से हमारी जो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी या फिर अगर ग्रो कर भी रही थी तो एक लीगल वे में ग्रो कर रही थी। ठीक। थर्ड जो हमारा फीचर है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन पे ध्यान देना शुरू किया कि भाई ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये ग्रो तो कर नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं इनको हम मदद कर देते हैं, इनको हम लोन ऑफर कर देंगे, सब्सिडीज ऑफर कर देंगे। और अगर कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री या कोई फॉरेन इंडस्ट्री इनसे कंपटीशन करना चाहेगी तो हम कंपटीशन में भी इनकी मदद करेंगे कि इनको कंपटीशन से बचा के रखेंगे, इनको कंपटीशन फेस करने नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो इनको प्रोटेक्शन दी फॉरेन मार्केट से या फिर कंपटीशन से, और वहीं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इन्होंने डेवलपमेंट दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से प्रोटेक्शन दी, वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट प्रोवाइड करी ताकि वो फाइट कर पाए और हमारे कंपटीशन को फेस कर पाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक चीज और करी कि गवर्नमेंट ने ये देखा इंडस्ट्री तो ग्रो करे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी इंडस्ट्रीज ग्रो करे जिससे हमें फायदा हो या हमारे इंडिया को फायदा हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, चलो आपको इंडस्ट्री लगानी है आप इंडस्ट्री लगाओ, बट आप कौन सी इंडस्ट्री लगाओगे, हैवी इंडस्ट्री लगाओगे। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ होनी चाहिए, आयरन एंड स्टील की होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि मशीन्स वगैरह होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप इंडस्ट्री लगाओ, बेफिक्र लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपकी जो इंडस्ट्रीज होंगी वो पावर जनरेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, आयरन एंड स्टील से रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया, आप मशीन्स वगैरह बना रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने जो ये एनईपी पॉलिसी था इसमें ये क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी तरह के प्रोडक्टिव बेसिस पे इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, वो कंजम्पशन बेसिस पे इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, उनका मेन मोटिव है प्रोडक्शन। तो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, अदरवाइज वो आपको ऐसा मच कोई सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज जितनी थी उन पर ध्यान देना शुरू किया, और हैवी इंडस्ट्रीज में हमारी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर जनरेशन एनर्जी, आयरन स्टील एनर्जी, और लास्ट हमारी आती है इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक। नेक्स्ट फीचर जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है वो है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई इसके अंदर में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस तो लगाए, बट इन्होंने सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी ओपन कर दिया।
है कि हम लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जिससे वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब इस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की वजह से उनके पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो सेविंग बढ़ती जाएगी। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से इंडस्ट्री जैसे जैसे सेटअप होने लगी वैसे वैसे लोगों के पास सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज हो रही थी, और इनकम इंक्रीज होते होते ही उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होना शुरू कर चुकी थी। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या था? फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सिक्स्थ आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो भी काम आपका हो रहा है वो सेंट्रल यानी कि मेन जगह से होगा। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया देखो सीधी सी है बात कि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है या जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है वो सब एक सेंट्रलाइज्ड वे में होगी या सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से होगी। अलग अलग जगह से अलग अलग पर्सन ये डिसीजन नहीं ले सकता है। सिर्फ जो मेरा प्लानिंग कमीशन, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं, जो मेरा नीति आयोग है, नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होगा सिर्फ वही हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसीजन लेगा, बाकी किसी को भी राइट नहीं है कि वो डिसीजन ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर दी, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन थे वो किसी एक पर्सन के अंडर में आ गए, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आया प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट थी उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को प्रमोट किया था, तो उसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में रुकावटें लगा दी कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जब इंपोर्ट पे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था तो जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर के जो गुड्स हैं, बाहर की जो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आएगी नहीं, जिस वजह से हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो थोड़ा सा सेफ फील करेगा, और जब वो सेफ फील करेगा तो वो काम और ज्यादा करेगा और हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे नीति पॉलिसी में कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। तो पहला हमारा क्या था, हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, दूसरा रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तीसरा राइज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, सिक्स्थ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड सेवेंथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। ये हमारे कुछ फीचर्स थे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमने बनाई है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग बनाते आ रहे हैं उसमें हमने क्या-क्या अचीव कर लिया। तो अचीवमेंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले है राइज इन द नेशनल इनकम। हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई। अब कितनी हो गई? तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था, मतलब 1951 में जब हमने पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी, उस टाइम पे हमारी जो नेशनल इनकम थी वो थी 4.6%। बट जब हमने ये 12th 5 ईयर प्लान बनाया है तो उसमें हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो है 6.8%, यानी कि लगभग 2.2% की ग्रोथ हमें मिली है हमारे 73 सालों में। मतलब 73 इयर्स में हमें 2.2% ग्रोथ देगा। 73 इयर्स में सिर्फ 2.2% की ग्रोथ हम लोग कर पाए। तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज तो हुई है, नो डाउट इंक्रीज हुई है, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 4.6 थी और 12th 5 ईयर प्लान में 6.8 है। ये जो फिगर्स है यहाँ पे पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आंसर लिखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और इन पॉइंट्स को लिखने से आपका जो आंसर है वो और ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नॉलेज भी आपकी एनहांस होती ही है। तो पहला यहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, की हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो हमारी थी 4.6% और वहीं 12th 5 ईयर प्लान में वो हो गई 6.8%। ठीक है। सेकंड मेरा है राइज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि जो पर पर्सन की इनकम थी वो भी इंक्रीज हो गई। तो पहले जो पर पर्सन की इनकम थी वो थी 2.7%, वहीं हमारे 12th 5 ईयर प्लान में बढ़ के ये हो गई 5.5%। यानी इसको इस तरह समझ लेते हैं कि पहले के जो लोग थे वो सिर्फ 2.7% लोग पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे और आज के टाइम पे 5.5% लोग जो है वो पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। यानी अभी भी लगभग 94% लोग ऐसे हैं जो मेरे इनकम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, एनहांस हुई है, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी। तो उस टाइम पे यानी जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 9.3% लोग ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते थे। बाकी जितने लोग हैं वो पूरा पैसा अपने सब्सटेंशियल के लिए या अपनी डेली लिविंग्स के लिए बचा के रख लेते थे, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी जो सेविंग इन्वेस्टमेंट थी वो थी 9.3%, वहीं जो मेरा 12th 5 ईयर प्लान आया वहां पे हो गई 32.3%, यानी कि लगभग
लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे 23% से बढ़ी है, बट अभी भी हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 32% लोग ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं, बाकी कोई सेविंग ही नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सेविंग इज अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इससे अच्छा खा ही पी लो। तो जब हमारी जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी कई गुना इंक्रीज हुई है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो 9.3 थी और वहीं 12 5 ईयर प्लान में ये मेरी 32.3 हो गई है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरी इंडस्ट्री भी ग्रो करी है, क्योंकि अभी हम लोग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें इंडस्ट्री की भी तो बात करी है ना, तो हमारी इंडस्ट्रीज भी बढ़ गई है। तो उस टाइम में हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज थी वो थी 2.4%, यानी कि हमारे टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन में उस टाइम पे जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था वो था सिर्फ 2.4%, वहीं आज के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन है वो है 7%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था वो था 2.4%, और वहीं जो 12th 5 ईयर प्लान हुआ था वहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन था 7%। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इनको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है मेरा यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है मेरा यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पे हमारे जो भी चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने रोड बनवा दी, बिल्डिंग्स बनवा दिए, ब्रिजेस बनवा दिए, ठीक है, आपने इस तरह से अगर कोई एक्टिविटी करी है जिससे आपको और ज्यादा इनकम अर्न होने वाली है और ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, तो वो मेरा आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, यानी कि जहां पे हमने सोसाइटी को ध्यान में रख के कोई काम किया है, सोशल वेलफेयर करते हुए कोई काम किया है, तो वो मेरा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, एनजीओज। तो अगर हम तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। वहीं अगर हम अपना पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। नेक्स्ट जो अचीवमेंट हमने गेन किया है वो है मेरा एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 में हमारी कंट्री में सिर्फ 2% लोग एम्प्लॉयड थे, वहीं अब आज के टाइम पे 7% लोग एम्प्लॉयड हैं। यानी कि अभी भी हमारी इकोनॉमी में 93% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम नहीं है, या अगर काम है भी तो उनको इतनी इनकम नहीं हो रही है कि वो एम्प्लॉयड हो सके। तो जो हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है कि हमने पहले 5 ईयर प्लान में सिर्फ 2% लोग हमारे यहाँ काम कर पा रहे थे, वहीं आज की डेट में 7% लोग हमारे यहाँ काम कर पा रहे हैं। यानी कि पिछले 73 इयर्स में हमने 5% लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दी है। क्या ज्यादा दी? कुछ ज्यादा नहीं दी है, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। क्या कर पाए? सिंपल सा देखो, नेशनल इनकम 4.6 से 6.8, 2.2% की ग्रोथ। क्या मेरी पर कैपिटा इनकम 2.7 से 5.5, मतलब जस्ट डबल ही हो गई है, बस 73 सालों में डबल हो पाए। सेविंग इन्वेस्टमेंट 9.3 से 32, ये मेरा प्राइस किया है लगभग 300 टाइम्स। इंडस्ट्रीज 2.4 से 7, कोई ग्रोथ नहीं, बस सिर्फ 7% इंडस्ट्रीज है अभी। एम्प्लॉयमेंट 2 से 7%, 5% की ग्रोथ हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि हम लोग 1951 में जब ट्रेडिंग करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो टोटल पैसा हम लोग कमाते थे अपने इंटरनेशनल ट्रेड से वो था 800 करोड़। यानी कि पूरे साल में हम लोग सिर्फ 800 करोड़ रुपए ही कमा पाते थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग से। बट आज की डेट में यानी 2020 की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में हम लोग लगभग 59 लाख करोड़, यानी कि उस टाइम पे कितना था, सिर्फ 800 करोड़ रुपए इंटरनेशनल ट्रेड से आ रहा था, बट आज के टाइम पे लगभग 59 लाख करोड़ रुपीस हम लोग अर्न कर पा रहे हैं। बात समझ आई? तो हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड कितना बढ़ गया? उस टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो 800 करोड़ का था, बट आज के टाइम पे ये हो गया है 59 लाख करोड़ का। तो अचीवमेंट्स हमने काफी किए हैं, बट इन अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ हमारे फेलियर्स भी रहे हैं। यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने करी है उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें भी हमने फेस करी हैं। सबसे पहली दिक्कत हमारी क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। कहती तो हर सरकार है हम गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, बट आज के टाइम में भी यानी आज 2020 में भी हमारी कंट्री में लगभग 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। यानी कि अभी भी हर 100 में से 22 आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। तो क्या अचीव किया 73 इयर्स में? कुछ नहीं अचीव किया है। अभी भी अगर हमारे यहाँ गरीब लोग हैं और वो भी 22% लोग गरीब हैं, यानी कि अगर हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 100 करोड़ में 22 करोड़ लोग अभी, 220 करोड़ अभी भी गरीब हैं।
100 में से 22 करोड़ लोग अगर अभी भी गरीब है तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो पहला फेलियर क्या हुआ हमारा कि हमारी जो पॉवर्टी है वो अभी भी स्टिल इंक्रीज हो रही है। सेकंड है मेरा इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारे डे पास आउट होते गए हैं, ईयर बदलते गए हैं, उसी तरह उसी के साथ साथ हमारी इन्फ्लेशन भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेकिन महंगाई जो है वो कई गुना बढ़ गई है। वहीं पहले कुछ चीज अगर 1 रुपए की मिलती थी तो आज के टाइम में वो 100 रुपए की हो गई है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और वो इतना ज्यादा परचेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा डिग्रेड होती जा रही है। थर्ड जो दिक्कत आई है वो है मेरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट तो दी थी, हमने एम्प्लॉयमेंट दी है 2% से 7% पे आ गए, बट अभी भी हमारी कंट्री में अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सिर्फ 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। मतलब 1950 में सिर्फ हमारे लगभग 50 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे बस। बट वहीं 2020 की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास लगभग 4.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और ये पहले की बात कर रहे हैं, 2020 में तो और भी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े फेलियर की, तो सबसे बड़ा फेलियर यही है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सिर्फ 50 लोग अनएम्प्लॉयड थे, वहीं हम जो लास्ट 12 5 ईयर प्लान हुआ है वहां पे हमारे 4.5 करोड़ लोग हमारे अनएम्प्लॉयड अभी भी हैं। 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो केपेबल ऑफ डूइंग वर्क है बट काम नहीं है, उसके अलावा जो नेचुरल है, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है वो तो है ही है। तो सोचो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ। फिर आता है नेक्स्ट मेरा इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पता चले हम काम तो करना चाहते हैं बट ऑफिस ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल नहीं है, या जो पढ़ाई मैंने करी उसका ऑफिस ही यहाँ पे नहीं है, उसका कोई स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है, तो कैसे करेंगे पढ़ाई? कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, गांव में अभी भी स्कूल्स नहीं है तो बच्चे पढ़े कैसे, हॉस्पिटल्स नहीं है, इलाज कैसे होगा? तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे पावर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, डैम्स नहीं है, रोड्स नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे यहाँ कंट्री में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो रिच सेक्शन है वो और रिच होता चला जा रहा है, वहीं जो पुअर सेक्शन है वो और गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल का मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना मिल ही नहीं पाता, क्योंकि एक फिक्स क्राइटेरिया कर देंगे सबको 5-5 किलो देंगे। जैसे अगर हम बात करें जो राशन मिलता है, अगर कह दिया जाए कि सबको 5 किलो देंगे, अब जिसके घर में एक इंसान है उसके लिए तो 5 किलो चावल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चल जाएगा, बट जिसके यहाँ 10 लोग हैं क्या उसके यहाँ 5 किलो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या इक्वल हुआ कि 5-5 किलो सबको तो चल जाएगा? किसी के लोग ज्यादा है, किसी के कम है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।